कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन। पार्ट टू ऑफ आवर चैप्टर वन ऑफ नाइन, नहीं 10th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है। होप आपको पिछला क्लास बेटर लगा होगा। जो भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है उसको ना एक काम करना, आप लोग वैसे खाली बैठ के रिवाइज कर लेना। कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, सारा कुछ लाइक रिवाइज करेंगे आप तो बेटर रहेगा। ठीक, कि कहाँ पे फोकस है, कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन्फिनिटी है, उसके बीच में डॉट है, एक्स वाई जेड यहाँ पे है हमारा। किस कहाँ पे बनेगा तो क्या क्या इमेज, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। आपको एक वो दे देगा सिचुएशन, बोलेगा कहाँ से क्या मतलब कैसा बनेगा, इमेज कैसी होगी, वगैरह वगैरह। ठीक, तो चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट टू की, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लेंसेज के बारे में। तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन की अपवर्तन। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो ये परावर्तन होता है, ये अपवर्तन होता है हिंदी वालों के लिए। तो लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर दूसरे में जाती है तो क्या होता है? तो क्या तब भी ये सीधी लाइन में चलती है, फिर अपने रास्ते को बदल लेती है? तो इसकी हम बात करेंगे डे टू डे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। देखो अभी कुछ बता रहा है कि यू माइट हैव, आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि टैंक के नीचे तली आपको कभी भरा हुआ होता है तो वो थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार जब आपका कोई मोटा ग्लास का स्लैब होता है तो थोड़ा सा, जैसे कोई कांच का ग्लास है तो उसका जो स्लैब है ना वो थोड़ा ऊंचा उठाया दिखाई देगा जब आप पानी उसमें भर रखे होंगे तो। ठीक, द लेटर अपीयर्स रेज्ड व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब, जो भी नीचे लेटर लिखे होंगे वो भी ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। ठीक, व्हाई डज इट हैपन? हैव यू सीन अ पेंसिल? अगर कोई जैसे पानी की वो रखा हुआ है उसमें कोई पेंसिल आप डुबो दोगे, ठीक है ये पेंसिल है, तो आपको थोड़ी तिरछी क्यों दिखेगी, स्लेंट दिखती है। ठीक है, तो डिस्प्लेस इन द, ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट एक नींबू kept in water in a glass tumbler appears to be bigger। ग्लास के टम्बलर में अगर कोई नींबू डाल दो तो वो थोड़ा बड़ा दिखता है। आपने देखा होगा ना कभी कभी, तो रास्ते में जो लगाते हैं ना नींबू पानी डाल देते उसमें, वो नींबू पूरा पूरा डाल देते हैं तो फिर वो क्या होता है, बड़ा सा दिखता है। ठीक, when viewed from the sides how can you account for such experience? अब देखो, let us consider the case of the apparent displacement of pencil। अब पेंसिल का उन्होंने केस लिया है जो कि आधी डूबी है पानी में। ठीक, तो बोल रहे हैं कि द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल, जो लाइट हमारी आंखों से पेंसिल के पोर्ट्स तक पहुंच रही है, वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसा लगता है कि मान लो ये अगर वो है, पानी भरा हुआ है, ये अगर पेंसिल है तो वो एक वो हम्म, हम्म, ऐसे, ठीक, ऐसे ना होके तिरछी। तो ये ऐसे बता रहा है, गलत आने की फिगर। अच्छा, फिगर ऐसे, ये पेंसिल है, ऐसे दिखाई देती है, ये हमारा है अभिलंब, ऐसे ना दिखाई देके थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। ठीक, so does a pencil appears to be displaced to some extent? Yes. If instead of water we use liquids like kerosene या फिर turpentine, कोई भी मतलब कोई liquid other यूज करें, so will the latter appear to rise? तो मतलब कोई अगर हम वो चेंज करें तो क्या सेम फिनोमेना दोबारा होगा? ठीक, you will find that the extent of the effect is different from different pair of medium में different different होता है। These observations indicate करते हैं that light does not travel in the same direction in all media। समझ गए? सभी माध्यम में लाइट सेम ट्रेवल नहीं करती है। इट अपियर्स, ये कैसी अपियर होती है, दैट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ सेकंड मीडियम में चेंज हो जाती है। और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि ऑन चेंजिंग मीडियम, ऑन चेंजिंग मीडियम ऑफ लाइट, तो इसका क्या हो जाता है, डायरेक्शन इसकी बदल जाती है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना बाय डूइंग सम एक्टिविटी करवाएंगे आपसे। तो ये कॉइन की एक्टिविटीज करवा रहे हैं। ठीक है, द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर इनटू द बाउल। द कॉइन अपीयर्स, मतलब कटोरे में पानी भरा हुआ है, आपने सिक्का डाला तो ऐसा लगेगा कि सिक्का थोड़ा उठा हुआ है। ठीक, ड्यू टू ये किस वजह से होता है, यही पूछेगा कि सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पेंसिल टेढ़ी और हमें कहीं और से दिखाई क्यों देती है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसे होता है? तो इस फिनोमेना समझने के लिए ग्लास स्लैब लेते हैं। इन्होंने पूरी एक्टिविटी पूरी दे दी है, हम लास्ट में सीधे बात करते हैं कि इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट द लाइट रेज हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन। ये पूरा उन्होंने कहानी दे रखा है कि लाइट रे यहाँ से ऐसे आने वाली थी, इस जो
जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, एक्चुअल ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन लाइट रेज कैसे हो गई है, पहले ऐसी हो गई, ठीक। और फिर यहाँ से इसकी लाइट रेज की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ये फिर देखो यहाँ से तिरछी है, और फेस देखो ये ऐसी तिरछी है, ठीक, ऐसे है ऐसी तिरछी है। तो मीडियम चेंज होने पर लाइट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। यही यहाँ पे उन्होंने पूरा दे रखा है, फिगर पे समझा रखा है और कुछ नहीं। मैं आपको इसको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ नाउ यू आर फैमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। रिफ्रैक्शन की वजह से होता है क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब जाती है लाइट, तो उसका स्पीड ऑफ लाइट मतलब उसकी स्पीड बदल जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप हाईवे से अगर आप मार्केट में एंट्री करोगे ना भाई साहब, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक। So it enters from one transparent medium to another. Experiments show that reflection of light occurs according to certain laws. अभी laws क्या है अभी देखते हैं। ये सेम वही laws हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, जैसे द इंसिडेंट रे जो आने वाली किरण है, द रिफ्लेक्टेड रे और जो जाने वाली किरण है, एंड द नॉर्मल और जो नॉर्मल होगा, इनका विलंब, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। इन इंग्लिश ये है। हिंदी में इसको दूसरा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, साइन आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस हमने ले लिया आई, ठीक। और आर क्या है, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। आर ये मान लो 60 डिग्री से और जा रही है मान लो 30 डिग्री से, तो आने वाले होगा साइन आई यानी कि इंसिडेंस, जाने वाला रिफ्लेक्शन आर। तो साइन 60 बाई साइन 30, साइन 60 वैल्यू डाल देना √3/2 बटे साइन 30 की 1/2, 2 से 2 कैंसिल बराबर √3, ये वैल्यू आ जाएगा, ये स्पीड आ जाएगा, ऐसा कि हम निकाल सकते हो, ठीक है। सो कांस्टेंट फॉर द, ये कांस्टेंट होगा, ये हमारा फॉर्मूला भी है, ठीक। सो for the light of a given color and for the given pair of media, this law is also known as Snell's law, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि Snell's law का फॉर्मूला क्या है, साइन आई बटे साइन आर कांस्टेंट, मतलब क्या है कि आने वाली जो किरण है और जाने वाली जो भी रेज है उनका एंगल सेम रहेगा, बस इतना ही है उनका मतलब रेशियो का एंगल। सो दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो है हमारा ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। लेट अस स्टडी, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है दैट अ रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है क्योंकि उसकी स्पीड बदल जाती है, ठीक। सो द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिखाता है कि डायरेक्शन के चेंज को दिखाता है, ठीक, गिवन पेयर ऑफ मीडिया में कैसे हुई है। द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड। So the refractive index can be linked to an important physical quantity, the relative speed of propagation of light in different media. It turns out that light propagate करती है with different speed in different media, आपको पता ही है। लाइट वैक्यूम में सबसे तेज चलती है, मतलब कि निर्वात में, लेकिन स्पीड हवा में थोड़ी सी हल्की हो जाती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप याद रखना, ये पूछ लेता है। ये हमारी लाइट ऑफ, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश की चाल है ये हवा में, मार्जिनली लेस है हवा में वॉल्यूम वैक्यूम से, तो कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम, सो इट रिड्यूसेस कंसीडरेबली इन ग्लास। सबसे तेज चलती है निर्वात में, उससे धीमी चलती है हवा में, उससे धीमी चलती है हमारी गिलास यानी कि कांच में, और सबसे धीमी चलती है हमारी जल में यानी कि लिक्विड ग्लास और वाटर, मतलब एक दोनों ये दोनों सिंपल सेम ही चलते हैं। So the value of the refractive index for a given pair of media depend करती है upon the speed of light in the two media as the given below, जो भी है देखते हैं। ये उन्होंने फिर एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक, कि यहाँ से एक रे आई है, यहाँ से तिरछी हो गई, ये मीडियम वन है हवा, मीडियम दूसरा क्या है ग्लास दे रखा है, ठीक है। तो जैसे किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो जैसे कि ए और बी का निकालना है, तो ऊपर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए, बस। मतलब अगर हमने देखा कि एन मतलब एन किसके लिए है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक। ये फॉर्मूला ऐसे रख लो, एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एन मतलब यहाँ पे दे रखा है एयर और वाटर, तो किसके सापेक्ष में,
या फिर किसके रिस्पेक्टिव में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो व्हाट जो बाद में लिखा हुआ है इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। स्पीड इन वाटर बटे स्पीड इन एयर, ठीक। और किसकी स्पीड बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हमारे लाइट की स्पीड की। तो यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ भी नहीं, ठीक। ये उन्होंने बाकी समझा रखा है कि मीडियम वगैरह के अकॉर्डिंगली, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो n इज m इज इक्वल टू c बाई वी। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हवा में, बट v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। और वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, x y z एनीथिंग। अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ दे रखा है कुछ की वैल्यू कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। किसी मीडियम का अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। इसको बोलेंगे अपवर्तनांक हिंदी में। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया इज गिवन इन दिस, दे रखा है, ठीक है। टेबल यू नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है 1.33 और हवा का होता है 1. हवा का नहीं देखा, हवा पे रखा होगा 1.003 वाटर में 1.33 होता है और ग्लास में होता है 1.5। बस यही है जो हमें देखने सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा इसका होता है और डायमंड का होता है, इसमें लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है 2.4 ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी किसी का, ठीक है। नोट फ्रॉम टेबल 10.3 दैट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पॉजेस ग्रेटर मास डेंसिटी, ठीक। जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा हो सकता है उसकी मास डेंसिटी ज्यादा ना हो, ठीक है। अगर कोई ऑप्टिकल का मीडियम डेंसर है तो दैट डजंट मीन कि उसकी डेंसिटी जो मास डेंसिटी होती है ना वो ज्यादा ही हो, वो जरूरी नहीं है, ठीक। सो फॉर एग्जांपल केरोसिन आपने सुना ही होगा, ठीक। हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, कितना है देखो यहाँ पे दे रखा होगा, लेट मी चेक, हाँ जी 1.44 है, ठीक। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, ठीक। इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, वाटर का कितना है 1.33। तो देख रहे हो डिफरेंस, केरोसिन का 1.44, वाटर का 1.33। डेंसर किसका है, केरोसिन का। ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर, केरोसिन की जो मास डेंसिटी है ना वो कम है, लेकिन वाटर की डेंसिटी जो मास की है ना वो ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऑप्टिकल जो भी हमारे होंगे, ठीक है, ऑप्टिकल्स का जो मीडियम डेंसर है उसका दैट डजंट मीन कि वो हमेशा ही उसकी डेंसिटी होगी, मास डेंसिटी वो ज्यादा होगी, ठीक। यहाँ पे कुछ और बता रखा है कि द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि जो एबिलिटी ऑफ मीडियम की है रिफ्लेक्ट करने की लाइट को, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी हैज अ डेफिनेट कोनोटेशन, बस हमको यही पॉइंट्स देखने हैं, ठीक। क्योंकि हमको ऐसी देगी डेफिनेट सॉरी ऑप्टिकल डेंसिटी हैज अ डेफिनेट कोनोटेशन और इनडेफिनेट कोनोटेशन, ठीक। इट इज नॉट द सेम एज द मास डेंसिटी, आपको पहले बता चुका हूँ। वी हैव बीन यूजिंग द टर्म्स रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, यानी कि सघन और विरल, ठीक। इट एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम respectively. So when can we see that a medium is optically denser than the other in comparing two media, the one with the larger refractive index is optically denser medium होगा उसका जिसका refractive index ज्यादा होगा than the दूसरे का मतलब अलावा। so the other medium of lower refractive index is optically rarer होगा यानी कि विरल होगा। the speed of light is higher in a rarer medium than a denser medium, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयरर। अब देखो आपको समझाऊं, आप हाईवे पे हो और ये एक मार्केट वाला इलाका है, रेयरर किसको बोलते हैं, विरल एरिया, ठीक। तो हाईवे पे रेयरली पीपल मिलते हैं, बट डेंसर इलाका है जैसे सिटी है फिर कोई लोकल मार्केट है, तो देखो इस पे बोला कि स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयरर, विरल में हाई है। अब देखो आप भी चलोगे ना रोड पे हाईवे पे तो आपकी स्पीड कितनी होगी, खतरनाक होगी। जबकि अगर आप कुछ नॉर्मल मार्केट में चलोगे आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई विद द लाइट, ओके। So thus a ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium slows down and bends towards the normal, ठीक। Just a second. And when it travels from a denser medium to rarer medium it speeds up and bends away from the normal।
अभी मैं आपको इसको वैसे समझा देता हूँ, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ये देखो, एक मीडियम ले लेते हैं यहाँ पे कि ऊपर है रेयर मीडियम हमारा, यानी कि सघन, और ये हमारे नीचे है विरल मीडियम, यानी कि सॉरी, इसको बोलते हैं रेयर को विरल, और नीचे वाला है सघन। क्या कर रहा हूँ ना, और इसको बोलते हैं सघन यानी कि डेंसर। अब इन्होंने हमको दो वो दे रखे थे, ठीक, नंबर 1, नंबर 2। अगर ऊपर सघन हो और नीचे विरल हो, यानी कि ऊपर डेंसर हो और नीचे रेयर मीडियम हो, कोई रे ऑफ लाइट आएगी। हमारा नॉर्मल क्या होता है, ये होता है हमारा नॉर्मल, ठीक। एक अभिलंब उसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, यानी कि हिंदी में बोलेंगे अभिलंब। दोनों साइड में होगा। इन्होंने बस इतना कॉन्सेप्ट दे रखा है कि अगर कोई लाइट की रे आ रही है, ठीक, मान लो ऐसे आ रही है, और कहाँ से आ रही है, विरल से, यानी कि आपको बताया था ना कि हाईवे से आ रही है मार्केट की तरफ, तो ये क्या करेगी, ये टू वर्ड्स, मतलब इसको जाना तो ऐसे चाहिए, सीधे जाना चाहिए, लेकिन ऊपर है मीडियम कैसा, विरल है, और नीचे है सघन मीडियम, तो ये अ, इसकी ओर मुड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। इसका एक्चुअल बात ऐसा हो जाएगा, गॉट इट, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, वो कर जाएगी, बस यही देखना है आपने। इसमें क्या करेगा, फिर कोई आ रही है लाइट की रे, तो ये क्या होगा, ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये ऐसे हो जाएगी, यानी कि ये हमारा है नॉर्मल, अभिलंब, अभिलंब से ये दूर हट जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इतना कॉन्सेप्ट, और कुछ करना ही नहीं आपने, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता चुका हूँ। ये जो उन्होंने यहाँ पे थ्योरी लिख रखी है ना, मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या मतलब, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में। लेट मी चेक, टाइम हो गया हमारे पास 17 मिनट्स। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी खींचेगी, बट कोई बात नहीं, ये इससे क्वेश्चन आपको एक पक्का आता ही, हर साल आता है यार। So you might have seen watchmakers using a small magnifying glass to see tiny parts. ठीक? Have you ever touched the surface of a magnifying glass with your hand? Is it plain surface और curved, कैसा है, मतलब वो बता रहा है कि यहाँ सब डिस्कशन कर रखा है कि लेंस के बारे में हमें जो बात करनी है उसका हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बेस क्रिएट कर रहे हैं। चलो अब बात करते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, ठीक, जिससे कि हम आर पार देख सकें। हमारा मिरर कैसा था, नॉन ट्रांसपेरेंट था। क्यों, घर पे शीशा होता ना, बैक साइड में उसका पेंटेड होता है, तब जाके हमारी चेहरा हमको रिफ्लेक्ट होकर दिखता है। बट लेंस क्या होते हैं, बोथ साइड से एकदम आप आर पार देख सकते हो, ठीक। सो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस of which one or both surface are spherical form a lens. This means that a lens is bound by at least one spherical surface. In such lenses, in other surface would be plane. A lens may have two spherical surface. बस यही बता रहा है कि अगर किसी का बल्ब है आउटवर्ड्स, यानी कि ऐसे उठा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, उत्तल लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस, ठीक। और उसका अगर बल्ब दबा हुआ है अंदर की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस, यानी कि कनकेव लेंस। बस इतना ही, ये पूरा जो उन्होंने डिफाइन कर रखा है ना, नथिंग इज देयर, जस्ट वही है। सो अ डबल कनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड अ कनकेव लेंस, ठीक। सो अ लेंस इधर अ कन्वेक्स हो या फिर चाहे वो अवतल हो या अपतल हो, हैज टू स्फेरिकल सरफेस। मैंने बताया ना आपको, ये भी स्फेरिकल सरफेस है और ये भी स्फेरिकल सरफेस है, बस ये है कि ये बाहर की तरफ स्फेरिकल है और ये अंदर की तरफ स्फेरिकल, ठीक। ये उत्तल है और ये अवतल है। सो ईच ऑफ दीज सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो ये क्या है, स्फीयर बन गया ना, ये गोला बन गया ना, तो ये तरह इनकी सबकी सरफेस चाहे वो ऐसा है तो भी ये गोला बना ही रही है। फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, वृत्त बनाती हैं, तो द सेंटर्स ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर्स, ठीक। इसको बोलते हैं सेंटर। ये है हमारा तो ये सेंटर होगा, ये है हमारा तो ये सेंटर। और इन्होंने फिर बाकी चीजें डिफाइन कर रखी हैं। The center of these spheres called the center of curvature of the lens. The center of curvature of a lens is usually represented by the letter C, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक। ये देखो, ये देखो। Since there are
टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर क्यों होंगे? क्योंकि इसको आप इधर कंप्लीट करोगे और इसको आप इधर कंप्लीट करोगे तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक सी इधर होगा, सॉरी एक F1 इधर होगा और एक F1 इधर होगा, F डैश। उसको आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक। सो बी में रिप्रेजेंट देम बाय C1 एंड C2, कुछ भी नाम दे दो। एंड इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो इनको बोल देंगे F1 एंड द सेंट्रल पॉइंट इज लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर है, इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर O। A ray of light आएगी through the optical center of a lens, passes without suffering any deviation, कोई without विचलन के निकलेगी ये, ठीक। The effective diameter of the circular outer line of a spherical lens is called its aperture। बताया था ना आपको, aperture, लेंस हो या मिरर हो, ये जो उसका जो भी होता है उसको बोलते हैं aperture, ठीक। कर्व। So we shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less। Obviously हमने जिनकी ऐसे अपर्चर जिनकी जो भी लेंथ है वो बहुत कम है उनके ही बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमारी किताबों में आएंगे यार। then its radius of curvature and the two centers of curvature are equidistant from the optical center, such lenses are called with thin lenses, thick with small apertures। what happens when parallel rays of light rays are incident on a lens, ठीक है देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे बात कर रहा है the paper begins to burn producing smoke, ठीक है। पेपर कब चलता है? मैंने आपको बताया था ना, एक मिरर है इसका नाम है कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। उसका यूज कहाँ होता है? हमारे सन वाले जो भी होते हैं, यहाँ पे सन फैक्ट्री होती है, सोलर पैनल्स, वहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े से कनकेव मिरर्स लगे होते हैं, इनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर सबकी एक ही जगह पे जाती है और वहाँ पे फिर सोलर भट्टियाँ चलती हैं, ठीक। तो सेम यहाँ पे काम होगा, किसका आप बताता हूँ आपको। So it may even catch fire after a while. Why does this happen? The light from the sun constitute करती है parallel rays of the light, ठीक। and these rays were converged होती हैं by the lens at the sharp bright spot formed on the paper। सेम स्टेटमेंट आपका पहले भी आ चुका है ऊपर जब मैंने आपको मिरर पढ़ाया था। इनफैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन द पेपर इज योर रियल इमेज ऑफ द सन। ओके, सो द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट एट अ पॉइंट जनरेटेड हीट कर देता है। एक ही जगह पर अगर आप बैठे रहो और तो सूरज की तरफ अगर आप पीट करके बैठे हो तो थोड़ी देर आपकी पीठ गर्म हो जाती है ना, और मान लो वही कंटिन्यू रहे और एक नहीं हजार तरह के रिफ्लेक्शन आपकी पीठ पे डाल दिए जाए तो भाई साहब एक टाइम के बाद आपकी पीठ जल जाएगी। तो द concentration of the sunlight at a point generate heat and this cause the paper to burn, थोड़ी देर में जल जाएगा, ठीक। now we shall consider the rays of light parallel to the principal axis of a lens। what happens when you pass such rays of light through a lens? अभी जो रेज निकलनी थी उसको हम एक लेंस से पास करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। सो दिस इज इलस्ट्रेटेड फ्रॉम फॉर अ कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस के बारे में बात करते हैं एंड फॉर अ कनकेव लेंस के लिए दूसरे दूसरे फिगर में बता रखा है, ठीक। इन्होंने दो तीन फिगर दे रखे होंगे नीचे 10.12 10.13 जो भी है, ठीक। उनसे अच्छा मैं आपको अपने आप से फिगर बना दूंगा इधर से, उसमें आप देख लेना, ठीक। So observe with 10.12 carefully, several rays of light parallel to the principal axis are falling on a convex lens। 10.12 let me check है कहाँ पे ये, हाँ ये उत्तल लेंस है। क्यों ये उठा हुआ दोनों साइड से? ये जो पैरेलल हमारा जी एक्सिस है इसके जो भी समांतर में जितनी भी रेखाएं आ रही हैं ये सब कहाँ से निकल रही बाद में? फोकस से निकल रही है, ठीक। सारी कहाँ से आ रही है? फोकस से जा रही है, तो वही बता रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं, इसमें जो पैरेलल से आ रही है हमारी, किसमें? हमारे अवतल लेंस में। तो ये क्या कर रही है? ये फोकस जो है हमारा इमेजिनरी फोकस उससे जाते हुए हमें क्या कर रही है? प्रतीत हो रही है। क्यों? क्योंकि ये चीजों को डाइवर्ज कर रहा है, ठीक, इकट्ठा नहीं कर रहा है। अवतल लेंस चीजों को फैलाता है, गॉट इट। हो गया था। तो भाई इन्होंने यहाँ पे पता क्या दे रखा है? कुछ नहीं, एक कहानी दे रखी है कि carefully several rays of light parallel to the principal axis falling on a convex lens, these rays after refraction from the lens the converging to a point on the principal focus axis, this point on the principal focus called the principal focus of the lens। ये अच्छा ही बता चुका हूँ। so several rays of light parallel to the principal axis are falling on a concave lens, जो concave lens पे फॉर्म होती हैं, ठीक है। these rays after refraction from the lens are appearing to diverge। ये मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो एक में डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है और एक में अपीयर मतलब प्रॉपरली हो भी रही है, देखो जस्ट
ये देखो, ये हमारा है उत्तल लेंस, ठीक। अभी इसमें देखो सारे आ रहे हैं पैरेलल टू द एक्सिस, यही है, सारे फोकस पे मिल रहे हैं। इसमें जो आने वाले थे ये फोकस पे ना मिलके ये फोकस, मतलब क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है हमारा, कौन सा, ये अवतल लेंस है, और ये डाइवर्जिंग की किरणों को, मतलब प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक। जो भी आएंगी फैला देगा। तो ये सब पीछे इनको खींचोगे ना, ऐसे एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा खींचोगे, तो एक ऐसे पॉइंट पे मिलेंगे जिसको बोलेंगे फोकस, ठीक। तो ये फोकस से जाती प्रतीत होती है। तो उन्होंने जो लिख रखा ना यहाँ पे, ये वही कहानी है और कुछ भी नहीं। So if you pass parallel rays from the opposite surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side। मतलब भाई है, आपको दो फोकस मिल जाएंगे, एक इधर F1 F2, ठीक। सेंटर 1 सेंटर 2, ठीक। F1 F2 द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ, ये हमारा को बोल दो इसको, सेंटर ऑफ जो भी इसका है, ठीक। द लेटर F is used to represent the focal length। How can you find the focal length of a convex lens? Recall the activity number 11, ठीक है। इस एक्टिविटी का हम देखते हैं, between the position of the lens and position of the image of the sun gives the approximate focal length of the lens। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के बारे में अगर हम बात करें, सो लेंसेज फॉर्म इमेजेस बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट, ओके। लेंस हो या हमारे मिरर हो, सारे के सारे रिफ्रैक्टिंग मतलब कि अपवर्तन से ही हमारे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इमेज को फॉर्म करते हैं। हाउ डू लेंसेज फॉर्म इमेजेस वगैरह वगैरह, और उनके नेचर क्या है, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ भी नहीं, सारे सेम है। जैसे द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज समराइज्ड इन टेबल। कन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस के बारे में जो भी है यहाँ पे डेटा दे रखा है, ठीक। अभी ये डेटा पता क्या है, जो आपने अवतल दर्पण पढ़ा था ना भाई, ठीक, पूरा उत्तल लेंस के बराबर ही। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे दर्पण में क्या होता था, पीछे वो रहता था, लेकिन अभी इसमें क्या है, क्या हो रहा है इसमें, सॉरी यार, ये चल नहीं। हाँ जी, ये देखो, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस, ठीक। यहाँ पर एक हमारा फोकस होता है, इसको हम F1 मान लेते हैं। इसमें दोनों, चूंकि इसमें क्या है, इसमें दोनों साइड लाइट चली जाएगी ना, तो ये F1 F2 हो गया। इसको हम C1 बोलते हैं ना, इसको हम 2F1 भी बोलते हैं, ठीक। जो C2 होगा, इसको हम बोलेंगे 2F2। इधर होगा कहीं हमारा दूर इन्फिनिटी, सेम इधर हमारा दूर होगा इन्फिनिटी, ठीक। इधर हम रखेंगे अपना ऑब्जेक्ट, और हमको मिलेगी, इस साइड में मिलेगी हमको इमेज, ठीक। अभी देखो, हमारे पास एक पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये है, तीसरी ये है, चौथी फोकस और इसके बीच में है, पांचवी ये है, और छठी इसके बीच की, ठीक। अब इनका क्या होगा, जो पहले नंबर की है हमारी, घर हमारा एक ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो F2 पे बनेगा, ठीक। उल्टा बनेगा, और कैसा होगा, रियल होगा, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक। ऐसे ही देखो, अगर बियॉन्ड C1 यानी कि बियॉन्ड 2 of 1, या फिर बोलो बियॉन्ड C1, या फिर इन्फिनिटी और C1 के बीच में है, तो कहाँ बनेगा, बिटवीन F2 एंड, सॉरी, इसमें देखो, बिटवीन F2 एंड 2F2, या फिर बिटवीन F2 एंड C2, ठीक। बिटवीन F2 एंड C2 या फिर 2F2। तो अगला इमेज यहाँ पे बनेगा, इमेज नंबर 2, रियल एंड इन्वर्टेड। ये छोटा होगा, ठीक, छोटा होगा क्योंकि इन्फिनिटी पे आइटम रखा हुआ है। ये उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ये थर्ड इमेज है, यानी कि सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट है इधर सेंटर नंबर 1 पे, तो इधर सेंटर नंबर 2 पे बनेगा हमारा इमेज, और ये दोनों इमेज बराबर होंगी। इनके कंपैरिजन में ये बड़ी होगी, बट ये दोनों बराबर होंगी। सॉरी। चौथा है, अगर ये बिटवीन F1 एंड C1 के रखा हुआ है, तो C2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा ये, ओके।
अगर F1 पर हमारा अगर फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, पांचवा, ये चौथा था, तो इन्फिनिटी पे बनेगा हमारा क्या, इमेज। सारे रियल और इन्वर्टेड बनेंगे, ठीक। अब इसमें एक चीज आती है, दैट इज पॉइंट नंबर 6। अगर हमारा इमेज कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन F1 यानी कि फोकस वन और ऑब्जेक्ट के बीच में, सॉरी इसके सेंटर ऑफ पर्टिकुलर दिस लेंस, तो ये फॉर्म होगा इसी साइड में। देखो इसमें दे रखा होगा कि ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा और बड़ा होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, इधर। सेम साइड ऑफ द लेंस, आई गेस इधर ही होगा। और वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि ऊपर है तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट सीधा होगा। ऊपर है तो सीधा है और वर्चुअल है, आभासी है, ठीक। तो ये हमारी सारी कंडीशन इसकी कनकेव लेंस की है, सॉरी कन्वेक्स लेंस की है, ठीक, कन्वेक्स लेंस। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कनकेव लेंस के बारे में, जो कि सेम ही है, बाकी कुछ नहीं है। इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये हमारा है कनकेव लेंस यानी कि उत्तल दर्पण या अवतल लेंस बोल दो, ये सी है। वही सब इधर इन्फिनिटी होगा, इधर भी इन्फिनिटी होगा, F1 होगा, सॉरी F1 इधर होगा, F2 होगा, 2F2 होगा, इधर F2 होगा, ठीक। इसमें हमारी दो चीजें बनेगी, एक अगर इमेज हमारी इन्फिनिटी पे है तो फोकस वन पे बनेगा, हमें पता है, ठीक। हाईली छोटा होगा, इन्फिनिटी पे कोई भी चीज होगी हमको छोटी दिखाई देगी, ठीक। और कैसे होगा, ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक। ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा। बाकी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पर्टिकुलर इसके होगा सेंटर ऑफ द लेंस के बीच में, तो इसकी इमेज कैसी होगी, बिटवीन F1 एंड O के बीच में बनेगी। ये सारी वही कंडीशन है जो हमने पिछले उसमें पढ़ी थी, और ये भी सारी छोटी होंगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी, बस समझ गए, इतना ही है और कुछ भी नहीं है इस लेंस में। So what conclusion can you draw from this activity? A concave lens will always give you a virtual, erect and diminished image. अवतल लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम में वही सब दे रखा है कि अगर कोई रे आएगी सॉरी यार, कि जैसे ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ठीक। इसमें कोई रे आ रही है, हमारी अक्ष है, इसके समांतर आ रही है, तो वो कहाँ से निकल के जा रही है, फोकस से जा रही है, फोकस नंबर 2 से। इसमें जो आ रही है ये फोकस से जाती हुई, फोकस नंबर 1 से जाती हुई फील हो रही है, लेकिन ये चूंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो ये उसको डाइवर्ट कर दे रहा है, ठीक। ये दे रखा है। सेम इधर तीन कंडीशन है, ये तीनों दे रखी है। इसमें दूसरी कंडीशन क्या देखी कि उत्तल लेंस है, अगर उसमें जो इंसिडेंस रे है वो F1 से है, फोकस 1 से जाएगी, तो वो पैरेलल हो जाएगी टू द एक्सिस, ठीक, इसके पैरेलल होगी। और अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, अगर कोई फोकस से आने वाली है, फोकस से, तो वो जाती हुई प्रतीत क्या मतलब आएगी तो फोकस से, लेकिन जाती हुई प्रतीत होगी पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक। तीसरा, अगर वो सेंटर ऑफ लेंस से पास हो रही है तो वहीं से सीधा निकल जाएगी। दोनों की कंडीशन सेम है, ये तीनों की कंडीशन सेम है। So the ray diagram for the image formation in a convex lens for a few positions of the object are shown. The ray diagrams represent करते हैं the image formation in a concave lens for various positions of the object, ठीक। convex और concave, ये पहले तो लाइक कन्वेक्स के बारे में कि सारे अगर पैरेलल टू द एक्सिस आ रहे हैं तो फोकस से निकल जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन 2F1 और इधर इन्फिनिटी, तो कहाँ से निकलेगा, देख लो कहाँ पे निकलेगा, ठीक। और इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये सब मैं आपको पिछले उसमें बता चुका हूँ। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था ना उधर सारी पोजीशन वही है। सेम विद द अवतल लेंस, इसकी दो पॉइंट्स थे, ठीक, वो सारे मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं हमारे स्फेरिकल लेंसेज की साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक। सो लेंसेज के लिए भी था, मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, क्योंकि उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक, was equal to 1/f, बस यही है। As we have a formula for spherical mirrors, we also have formula for spherical lenses. This formula gives us the relationship between object distance u है, ठीक, image distance v है, और focal length हमारी f है, ठीक। So the lens formula given above is general and is valid in all situations for any spherical lens. Take proper care of the signs of different quantities while putting numerical values for solving problems relating to the lenses. इसकी मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर है टू दैट फॉर स्फेरिकल मिरर्स के समान है, यानी कि m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। Magnification produced by lens is also related to the object distance
u एंड द इमेज डिस्टेंस v, द रिलेशनशिप क्या है, m बराबर v अपॉन u। यहाँ पे उन्होंने न्यूमेरिकल दे रखा है कि कनकेव लेंस है, हैज फोकल लेंथ जिसकी है 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये अगर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, उन्होंने बताया ना कि रियल कोई चीज होती है तो वो निगेटिव होती है, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो वो रियल है, और पॉजिटिव है तो वो कैसा है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। सो एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर लेंस से, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन कितनी होगी प्रोड्यूस बाय द लेंस। सबसे पहले हमने क्या किया, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट। अभी ये कनकेव लेंस हो गया, हमें पता है ना वर्चुअल और इरेक्ट कौन करता है, कनकेव लेंस करता है। ठीक, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इमेज की डिस्टेंस आपको पता है, अगर इधर है इमेज की इधर होगी तो जितनी होगी माइनस होगी। ठीक, फोकल लेंथ भी माइनस होगी, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें निकालना है तो हम ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा ओ का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस 30 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन होता है वी अपॉन यू, दोनों की वैल्यू रख देंगे 1/3, यानी कि मैग्निफिकेशन आ गया 0.33। सो द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक, बताया था ना आपको शुरुआत में ही, ये उससे पता लग जाता है। एंड द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के 1/3 हो जाएगी, सिंपल। ये एग्जांपल है, कोई बड़ी बात नहीं, आप इजी कर लोगे। हम ये पढ़ते हैं पावर ऑफ अ लेंस। एक लेंस की पावर कितनी होती है, तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस को कन्वर्ज करना या फिर डाइवर्ज करना। कन्वर्ज लेंस कौन सा हमारा, जो चीजों को इकट्ठा करता है, कन्वेक्स यानी कि उत्तल, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कनकेव यानी कि अवतल। ठीक, सो कन्वर्ज और concave lens diverge depends on its focal length. For example, a convex lens of short focal length bends, कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कम है, बेंड करता है द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। इसी प्रकार कनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉज करता है हायर डाइवर्जेंस देन ऑन द अदर विद द longer focal length. So the degree of convergence or divergence of light rays achieved by a lens is expressed in terms of its power. ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर लेंस की किसी भी लाइट रे को डाइवर्स करना या कन्वर्स करने की जो पावर होगी उसको बोलेंगे पावर ऑफ अ पर्टिकुलर लेंस। तो द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी कि P इज इक्वल टू 1/f। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो द एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज, डायोप्टर में नापते हैं इसको। ठीक, it is denoted by the letter D. If x is expressed in meter, then power is expressed in diopter. Thus, 1 diopter is the power of a lens whose focal length कितनी 1 मीटर, यानी कि 1 diopter बराबर 1 diopter बराबर 1 upon meter 1 मीटर। You may note that the power of a convex lens is positive. बताया ना आपको, पॉजिटिव है यानी कि इरेक्ट एंड वर्चुअल, और इरेक्ट और वर्चुअल सबसे ज्यादा कौन बनाता है, कन्वेक्स लेंस, या फिर क्या हो गया, कनकेव मिरर। ओके, नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड, ये बनाता हमारा उल्टा तो नहीं बोल दिया, द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव है एंड दैट ऑफ अ कनकेव लेंस इज नेगेटिव है। ठीक, सो ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं करेक्टिव लेंस इंडिकेटिंग देयर पावर्स। लेट अस से द लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज, किसी को लेंस प्रिस्क्राइब किया गया है जिसका 2 डायोप्टर है, क्या लेंस का कैपेसिटी तो प्लस में है, यानी कि प्लस कौन सा होगा, फिर कन्वेक्स लेंस मिलेगा उसको, यानी कि उठा हुआ लेंस। So this means the lens prescribed is convex. The focal length of the lens is 0.50 होगी। अब फोकल लेंथ कैसे होगी, P is equal to 1/f होता है, आपकी देखो P कितना था 2 is equal to 1/f, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, यानी कि 0.50 मीटर। ठीक, तो सिमिलरली द लेंस ऑफ अ -2.5 डायोप्टर है, फोकल लेंथ -0.40, माइनस दे दिया नेगेटिव, यानी कि कौन सा लेंस हो गया, कनकेव लेंस। कैसे इमेज फॉर्म करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, अब -2.5 इधर है बराबर 1/f, तो f क्या हो जाएगा -1/2.5, सॉरी हाँ 2.5, पॉइंट ऊपर जीरो क्या आ जाएगा, घटा हुए आओगे -0.40 आ जाएगा। so this lens is concave. Many optical instruments consist of a number of lenses, there are combined, तो बस कुछ नहीं दे रखा है,
increase and magnify and sharpness of the image, the net power P of lens is placed as the and the context is given by the algebraic sum of the individual powers P1, P2, P3, etc. So the use of powers instead of focal length for lenses is quite convenient for opticians during eye testing. ठीक, ये सब कुछ नहीं है, important है, पढ़ लेना. ठीक. In context is commonly used in the design of lenses of camera, microscopes and telescopes. ये सारा हो गया, आप देख लेना, कुछ भी नहीं है. अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको. So light seems to travel in a straight line. ठीक है. Mirrors and lenses form images of object. Image can be either real, virtual, जो भी हो सकता है. उनके ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करेगा. The reflecting surface of all types obey करती हैं the laws of reflection. The refracting surface obeys the laws of reflection. Refraction यानी कि अपवर्तन, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन. तो परावर्तन के नियम परावर्तन वाली चीजें करेंगे, अपवर्तन की अपवर्तनांक वाली. ठीक. New Cartman science system are followed by the for spherical mirrors and lenses. मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव है और लेंस फॉर्मूला में ये नेगेटिव है, तो ये दोनों हो गए. फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ मिरर, स्फेरिकल मिरर में जो फोकल लेंथ होती है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, उसकी आधी होती है. ये एफ है ना, ये जितना है उसका आधा ही तो है ये. The magnification produced by a spherical mirror is the ratio of the height of the object upon माइनस ऑब्जेक्ट. हमेशा नेगेटिव इधर होगा ना, नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सब करा चुका हूँ. लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम विद एन इनॉर्मस इनटू 3 to 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. refractive index of a transparent medium is the ratio of the speed of light in vacuum to that in the medium. ठीक, क्या होता है, n2 1 है तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 हो जाएगा. जो बाद में लिखा उसको पहले ऊपर रखना, वो नीचे वाला नीचे आ जाएगा, ऐसा है. तो इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट बोथ गियर ग्लासेस इंटरफेस पर और ग्लास एंड एयर के इंटरफेस पे. द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ P 1/f. ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर इन ऑप्टिक्स. ठीक. Which one of the following materials cannot be used to make a lens? पता है ये क्वेश्चन आया था, इसमें ऑप्शन होगा इसका कि मिट्टी, क्ले. द इमेज फाउंड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल है. अवतल दर्पण ने बोला है कि वो इमेज है वर्चुअल. एक ही ऐसी वो है भाई, जो लास्ट वाला पॉइंट आता था ना, बिटवीन पोल एंड फोकस. तो प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस. खत्म. Where should an object be placed in front of a convex lens? Convex lens में देखो, जो अवतल दर्पण है भाई हमारा है convex lens indirectly. ठीक, तो यानी कि उत्तल दर्पण में कहाँ पर रखें टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जिसके साइज है ना उसी ऑब्जेक्ट का मिले. तो प्रिंसिपल फोकस पे नहीं, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ. यस, इसी को तो बोलते हैं हम C1. कोई मिरर है एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर. अब देखो माइनस आ गया, नेगेटिव किसमें है, रियल एंड इन्वर्टेड. जो कौन सा है हमारा, कन्वेक्स मिरर है. जस्ट अ सेकंड, कन्वेक्स है हमारा, कनकेव है. ये कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी यार. माइनस है, कन्वेक्स कनकेव मिरर है. हाँ सॉरी, उल्टा बोल दिया. मैं मिरर में और लेंस में हमेशा कंफ्यूज होता हूँ. And the mirror and the lens are likely to be. A spherical mirror है and a spherical lens have each a focal length कितना है, -15 सेंटीमीटर. यानी कि ये हो जाएंगे, मिरर कैसा हो जाएगा, मिरर इज कन्वेक्स, लेंस इज कनकेव. ठीक. No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. सीधी हमेशा बनती है तो either plane or convex. ठीक. Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a
डिक्शनरी, डिक्शनरी बहुत छोटा लिखा होता है। तो पहली बात तो हमें वो लेंस कैसा होगा, हमारा कनकेव होगा कन्वेक्स होगा। अब देखो हमारा कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वेक्शन की उत्तल वो चीजों को इकट्ठा कर देता है ना, और जो कनकेव लेंस होता है वो चीजों को फैला देता है। अब हमें छोटे लेटर्स को बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे उसको, जस्ट अ सेकेंड, देखो इसका आंसर होगा बोथ आर कनकेव, और इसका होगा, ये गलत है, एक कन्वेक्स लेंस होगा। क्यों, आपको ये तो बता चुका हूँ, कन्वेक्स लेंस चीजों पे मतलब उनको क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक ही जगह पे। अब कन्वर्ट होकर वो चीज बड़ी दिखेगी, मैग्नीफाई हो जाएगी, ठीक, तो बड़ी हो गई। साथ में 50 सेंटीमीटर होगा तो मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगी ना, तो हमको उसका मैग्नीफिकेशन कम चाहिए होगा। 50 सेंटीमीटर होगा तो उसका जो पावर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा ना, इसलिए हमें उसका पावर कम करके उसका मैग्नीफाइंग बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यही हमारा ये चैप्टर है। इसको आप, इसको लाइक कंफ्यूजन होगा, मल्टीपल 2 से 3 रीडिंग तो आपने देनी पड़ेगी। आई वुड लाइक सजेस्ट यू कि आप इस पर्टिकुलर बुक को डाउनलोड करो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, ठीक है, 10th क्लास साइंस की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 10 है ये। इसको आप 2 से 3 रीडिंग लो, आई टेल यू सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एक बार क्लियर हो जाएंगे। ठीक, ऑलरेडी लंबा हो गया वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, जय